हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है। और बेसिकली इस वीडियो का मेन इंटेंशन बनाने का यही है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार अपने नोट्स को ओवरव्यू दे दूँगी ताकि आप नोट्स को समझ पाएँ। मैं नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। हम आगे सीधा नोट्स पे आते हैं, हम ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट्स लिख रही हैं और यहाँ पे हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है नेचर एंड स्कोप ऑफ नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दे रखी है, फिर नेचर्स दे रखे हैं। उसके बाद एक बहुत मैंने एग्ज़ाम्स में देखा है डिफ्रेंशिएशंस आते हैं। तो एक उसके बाद मैंने डिफ्रेंशिएशन दे रखा मार्केटिंग एंड सेलिंग का। देन मैंने दे रखा है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, फिर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद है सेल्स प्रमोशंस, ये सब इसके अंदर ही हो गए। फिर है कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। टाइप्स ऑफ नीड्स, वैल्यू, सेटिस्फैक्शन, एक्सचेंज। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं: मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये सब आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर हम आते हैं लेसन नंबर 2 पे, जो कि है मार्केटिंग मिक्स। आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्ट है, देन हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, ये सब तो आपने पढ़ाई होगा 12th क्लास में भी। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। 0 स्टेज, जहाँ पे सीधा प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेच रहा है उस जहाँ पे एक मीडिएटर आ जाता है उसको बोलते हैं 1 स्टेज। जहाँ पे 2 मीडिएटर आ जाते हैं उसको बोलते हैं 2 स्टेज। जहाँ पे 2 से ज़्यादा होते हैं वहाँ 3 स्टेज। इसके बाद प्रमोशंस, देन पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केटिंग मिक्स, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल, marketing environment, importance of marketing environment, environmental building, SWOT analysis, यानी SWOT मतलब होता है strength, weakness, opportunity and threats. Then are types of marketing environments, macro environments, फिर ethical factors, importance of marketing environment, फिर है Indian markets and its environment. यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाता है। यूनिट नंबर 2 आपने भी शायद 12th में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर। और आप एक बार इस कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होंगे तो आपको समझ में बहुत सी चीज़ आ जाएंगी। और इस नोट्स से आपको एक चीज़ और क्लियरिफाई होगी, आपको आंसर्स लिखने कैसे, क्योंकि कम्प्लीटली मैंने बुक की लैंग्वेज को मॉडिफाई और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख के करा है। मतलब शॉर्ट, इतना भी शॉर्ट नहीं है, बट अगर हम बुक के कंपेयर में करें और बिल्कुल अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है ये आपके लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर नीड्स फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद है स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेसेस। पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। देखो ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि प्रोसेस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आता है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, अगर हम कंज्यूमर बाइंग डिसीजन के प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। अगर हम जनरल लाइफ से भी कंपेयर करें तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद होता है सेकेंड है इन्फॉर्मेशन रिसर्च। अगर हमें पता चल गया प्रॉब्लम क्या है तो हम उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे ताकि हम आगे के डिसीजंस ले पाएँ। देन है इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अगर हम ये फिर सोचेंगे ये प्रॉब्लम तो हो गई, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो उसके बाद हम उसके अल्टरनेटिव देखेंगे, सोसाइटी में क्या क्या अवेलेबल है, क्या बेस्ट अल्टरनेटिव है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी। फिर है परचेज डिसीजंस, फिर है पोस्ट परचेज डिसीजंस, फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। ये सब ऐसे टॉपिक्स है शायद आप खुद भी बनाकर लिख पाएंगे। फिर इसमें लेसन नंबर 2 है मार्केट सिलेक्शन। इसके अंदर मार्केट सेगमेंटेशंस हो गए, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, और इसके बाद टेक्नोग्राफिक, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर, बेनिफिट्स हैं इसके। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके बाद मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्स, फिर है सेलेक्टिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिर है पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग, STP marketing model, segmentation, targeting and positioning.
उसके बाद है पोजीशनिंग। यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन बता दिया गया था पीछे ही। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ है प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग प्रोसेस। ये भी एक प्रोसेस है। मैंने आपको बोला एग्जाम में हमारे पास लॉन्ग पेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें प्रोसेस आने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़े तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप प्रोसेस को एक बार देख सकते हैं। यहाँ मैंने नाम लिख रखे ताकि आप समझ पाएँ। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3, प्रोडक्ट डिसीजन। फिर इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रोडक्ट होता क्या है। उसके बाद जानेंगे लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, कोर प्रोडक्ट्स जो कि टेंजिबल प्रोडक्ट, इंटेंजिबल के बंडल को कंट्रोल करता है, सेलर्स को हेल्प करता है। फिर बेसिक प्रोडक्ट, फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास इसमें। फिर प्रोडक्ट बाय टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी, प्रोडक्ट बाय ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट बाय प्राइस एंड क्वालिटी, प्रोडक्ट बाय ब्रांडिंग एंड डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, फिर प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट पॉलिसी। अ पॉलिसी इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू गाइड दोज हु कैरी आउट एक्शन। फिर एलिमेंट्स उसके, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, advantages of product planning, product mix, dimension of product mix। उसके बाद आ गया ब्रांडिंग, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। फिर हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने बहुत सुना होगा। ट्रेडमार्क का मतलब वो होता है जो ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क को हम रजिस्टर करा देते हैं किसी लीगल उसमें, ताकि हम उसको सिक्योर रख पाएँ और कोई वो नाम यूज़ ना कर पाए। उसके बाद होता है फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग। फिर क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। अगर अच्छा ये देखिए, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। गुड ब्रांड की क्वालिटीज़ क्या होंगी, जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हैं ज़ारा। ज़ारा एक ऐसा नाम है जो सिंपल है, हम उसको इजीली प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, ज़ारा। शॉर्ट एंड कंसाइज, ओनली 4 लेटर्स कंटेन ज़ारा। और रिफ्लेक्ट नेचर, वो हमारे प्रोडक्ट के नेचर को भी बताता है। डी मार्ट हो गया, डी मार्ट बहुत छोटा टर्म है उससे, लेकिन समझ आता है मार्ट है, यानी कोई शॉपिंग प्लेस होगी जो हमारी ग्रोसरी सबको हेल्प करे। उसका लीगल, ऑफकोर्स हम नाम लीगल रखेंगे। फिर फ्लेक्सिबल, हम उस नाम में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो हमारे पास। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, सर्विस ब्रांडिंग, जियोग्राफिकल ब्रांडिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग, ऑफलाइन ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग। देन हमारे पास आता है लेसन नंबर 2, इसका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग तो आपको पता ही होगा, वो एक्टिविटीज़ जो हमारी डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग में हेल्प करती हैं रैप करने के लिए प्रोडक्ट्स को। पैकेजिंग एक ब्रॉडर टर्म है, बल्कि पैकेजिंग एक नैरो टर्म है। Sorry, I am forgetted. पैकेजिंग इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड पैकिंग इज़ अ नैरो टर्म। पैकेजिंग के अंदर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी सब इंक्लूड है, बस पैकिंग मीन्स ओनली हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है 3 स्टेप्स आर एज फॉलोज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैकेजिंग कॉन्सेप्ट, डिसीजंस ऑन कंपोनेंट एलिमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट और ऑन पैकेज डिज़ाइंस, पर्पज ऑफ पैकेजिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेजेस, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, प्रमोशंस। उसके बाद इम्पोर्टेंसेस। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो मैं आपको पीछे बता दी, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग, एनिसिलरी पैकेजिंग, लेबलिंग। और लेबलिंग में ब्रांड लेबल, डिस्क्रिप्शन लेबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। गुड लेबल, हमारे पास ग्रेड लेबल हो गया। Okay, labeling can also be classified with respect to the purpose it serves to the customer as usage labeling, environmental labeling, warning labeling, promotional labeling, private labeling, nutritional labeling। उसका ethical aspects in labeling। उसका बाद product support services। फिर है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है? द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स begins with the introduction to the market, followed by its growth, maturity, decline, and finally its death. In each stage, the level of product accepts purchase by customers in market change। तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उस प्रोडक्ट का आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन से लेकर उस प्रोडक्ट की लाइफ, बेसिकली उस प्रोडक्ट की एग्जिट तक का सारा जो भी कुछ होता है वो प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। अब जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है उसकी स्टेजेस होती है। पहला इंट्रोडक्शन, हम पहले सोचेंगे, आइडिया करेंगे, फिर उसे मार्केट में लाएंगे, उसे सेल के लिए अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद होता है ग्रोथ।
अगर वो प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आ जाता है तो वो एकदम रैपिड ग्रोथ की तरफ जाता है। देन उसके बाद मैच्योरिटी, कुछ टाइम तक वो ग्रोथ पे बहुत अच्छे से जाएगा, उसके बाद वो मैच्योरिटी स्टेज पर जाएगा, वो इनफ हो जाएगा मार्केट में एस्टेब्लिश। उसके बाद डिक्लाइन स्टेज, ये तब आता है जब हमारे सेल्स जो है वो डिक्लाइन होने लगती है स्ट्रांगली और प्रॉफिट कम होने लगता है 0 पॉइंट की तरफ। और ये देखो यहाँ पे एक और है हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें हमारे पास ये रहे, इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, 7 स्टेप्स है। फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन, सेकंड इज आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग, फोर्थ इज बिजनेस एनालिसिस, फिफ्थ इज डेवलपमेंट, सिक्स्थ इज टेस्ट मार्केटिंग एंड सेवन्थ इज कॉमर्शलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 4 प्राइस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच द बायर पेज टू सेलर फॉर अ प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए मैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट हो गया, डिज़ायर्ड पब्लिक हो गया। इसके बाद हमारे पास इसमें हो गया प्रोडक्ट मार्केट ऑफर्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, कॉम्पिटिटिव प्राइस। कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव रखेंगे यानी हम मार्केट से कंपेरेबल रखेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा ऑफकोर्स, क्योंकि पब्लिक उसको ट्राई कर पाएगी। बायर बिहेवियर, इकोनॉमिक क्लाइमेट, गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास टारगेट रिटर्न, टारगेट मार्केट शेयर, मीटिंग ऑन प्रिवेंटिंग कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन। फिर है प्राइसिंग पॉलिसीज डिसीजंस। प्राइसिंग पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूट द जनरल फ्रेमवर्क विद इन विच प्राइसिंग डिसीजंस आर मेड। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसीज, उसके बाद है कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड प्राइस डिसीजंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस एट डिफरेंट बायर्स, प्राइस डिफरेंशिएशन, जियोग्राफिकल पॉलिसीज। हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है, जो हम प्राइस को डिसीजन कर लेते हैं यानी हम मार्केट पे ढूंढते हैं उसका डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट कराते हैं, ओवरऑल जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं एक प्राइस डिसाइड करने के लिए, वो होता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद अब मैं आपको सीधा इंपॉर्टेंट ले देती हूँ। फिर उसके बाद लेसन नंबर 2 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैंने पीछे आपको शॉर्ट में बताया था, यहाँ पे ये आपको फुल चैप्टर के फॉर्म में भी दे दिया गया है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस होता है जैसे कि आपने देखा होगा मिडिल मैन्स या फिर जो होल सेलर होता है वो रिटेलर को सामान था, रिटेलर से हम लोग सामान लेते हैं और होल सेलर भी मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है। ये सब हमारे एक चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम मिडिल मैन्स के थ्रू करते हैं। और इसमें हमारे टाइप्स हैं डायरेक्ट चैनल, जैसे कि आपने सुना होगा आजकल D2C ब्रांड्स बहुत आ रहे हैं जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल कर रही है। उसके बाद इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल के अंदर जैसे जो डायरेक्ट D2C सेल नहीं कर रही। तो इसमें है एक है जिसके अंदर एक मीडिएटर है विच इज़ रिटेलर, एंड द सेकेंड लेवल इज जिसके अंदर 2 मीडिएटर्स है, एंड द थर्ड लेवल इज जिसके अंदर 3 मीडिएटर्स है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट कैसा है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, उसका मतलब यूसेज क्या है। जैसे मिल्क है तो उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो उसे हम जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करवाएंगे उस नीडेड प्लेसेस में। बट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हो गए या ये सब सामान हो गए तो इसे हम बहुत सारे चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बहुत बल्कि सामान से है, बहुत टाइम लेते हैं शिफ्ट होने में। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू द टाइप ऑफ मिडलमैन। The term middleman refers to those individuals or institutions in the channel and either take title of the goods or negotiate or sell in the capacity of an agent or broker. Classification of middleman. आप देख लीजिए एक बार टेबल इसको गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप इसको याद कर पाए या थोड़ा सा माइंड में भी रख पाए। फिर है फंक्शंस ऑफ मिडलमैन। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। लेसन नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। आपको पीछे बता रही थी, यहाँ पे इसके भी डिटेल वर्जन आ गया है, आप एक बार देख सकते हैं। रिटेलर्स वही होते हैं जो होलसेलर और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और रिटेलर्स हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करता है, वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टिंग के, स्टोरिंग के, और वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स की। इसके बाद रिटेलर्स में भी स्मॉल स्केल हो गए चाहे लार्ज स्केल हो गए। स्मॉल स्केल में हो गया इंटीमेरेंट एंड फिक्स्ड शॉप्स, और लार्ज स्केल में हो गया डीमार्ट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स और ये सब। और इंटीमेरेंट्स में अपने हॉकर्स एंड पैडलर्स, ये जो सड़कों पे काम करते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स हो गए,
चीप जैक्स हो गए, मार्केट ट्रेडर्स हो गए, मतलब जो बेसिकली जिनकी कोई फिक्स्ड शॉप्स नहीं है। लेसन नंबर 4 इज लॉजिस्टिक्स डिसीजन, यानी कि सामान लॉजिस्टिक्स एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हम अपनी कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं कि हम रॉ मटेरियल या उसके पार्ट्स हो गए उनको कैसे नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाएं। देखिए इसमें हमारे स्टेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स की, सप्लायर्स, कंपनीज, रिटेल, रीसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमारे पास होता है, देखिए ऑर्डर प्लेसमेंट, पिकिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, शिपिंग। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी सारा ट्रांसपोर्टेशन है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, स्टोरेज वही जहाँ पे हम सामान को होल्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद है काइंड्स ऑफ वेयर हाउस अकॉर्डिंग टू लोकेशंस, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, स्पेशल वेयर हाउसेस, इन्वेंट्री कंट्रोल्स। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग हो गई, सप्लाई चेन हो गई। देन लास्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 5, प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन, आपने ये टर्म बहुत सुनी होगी, प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जो हमारे बायर को इन्वॉल्व करता है इन्फॉर्मेशन में, परसुएशन में, इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारी पर्सनल, इम्पर्सनल सब कम्युनिकेशंस को इंक्लूड करता है, कस्टमर के साथ, मिडल मैन्स के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव होता है हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, स्टिपुलेट करना डिमांड को, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट के आइडेंटिटी करवाना, प्रोडक्ट की यूटिलिटी को हाईलाइट करवाना। इसकी इंपॉर्टेंस होती है अवेयरनेस बढ़ाता है, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाता है, ये हमारे मार्केट डिफ्रेंशिएशन की तरफ ले जाता है, इससे हमारी सेल्स बढ़ती है, ब्रांड बिल्ड होती है। इसकी से हम न्यू प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं क्योंकि हम कंज्यूमर को जान लेंगे, इससे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होता है टू कस्टमर। प्रमोशन मिक्स होता है जो हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स। बेसिकली प्रमोशन मिक्स में हम वो सारे टेक्निक्स, टूल्स यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकें और उसको मेंटेन कर सकें। इसके टूल्स से हमारे पास पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग वही होता है जो हम सेल्स पर्सन हमारे घर के बाहर आके सामान सेल करते हैं। एडवर्टाइजिंग हो गया, हमने टीवी पे ऐड दे दिया, हमने यूट्यूब पे ऐड दे दिया। पब्लिसिटी, हमने किसी प्रॉपर बोल सकते हैं कोई पब्लिसिटी स्टंट किया, या फिर हमने वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी करवाई, बहुत सारे तरीके से। सेल्स प्रमोशन, हमने कुछ डिस्काउंट्स दे दिए। उसके बाद ये सब आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, आप एक बार नोट्स में रीड कर लीजिएगा। उसके बाद प्रमोशन डिसीजन, उसके की कंसिडरेशन ये सब लिख रहा है, आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर है कम्युनिकेशन प्रोसेस, तब देख सकते हैं यहाँ पे सेंडर होता है, वो मैसेज को एनकोड करता है, फिर वो मैसेज भेजता है, फिर वो डिकोड होता है, फिर वो रिसीवर के पास जाता है, फिर वो हमें फीडबैक देता है। दिस इज द साइकिल। उसके बाद है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फिर से टूल्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, जहाँ हम एनवायरनमेंट को बिना हार्म करें मार्केट को डेवलप करें, प्रोडक्ट को बनाएं, उसको सेल करें, प्रॉफिट्स अर्न करें, बट हम उसमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कंज्यूमर फोकस्ड होती है, कस्टमर की वैल्यू करते हैं, इनोवेटिव होती है, मिशन मार्केटिंग करते हैं, सोसाइटल मार्केटिंग करते हैं। इसके इश्यूज़ क्या आते हैं, इससे अवेयरनेस कम होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, ग्रीक वॉशिंग हो सकती है। उसके बाद है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में क्या 4 A's हैं, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेयरनेस। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज एंड डिस्पर्स पॉल्यूशन, स्टेप्स टेकन बाय द बिग कॉरपोरेशन फॉर रूरल मार्केटिंग, ओनिडा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, पैलोमोलिव इंडिया लिमिटेड, गॉडफ्रीज फिलिप इंडिया। फिर है रूरल मार्केटिंग सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास सोशल मार्केटिंग, ये आजकल का बहुत एमर्जिंग टूल है मार्केटिंग करने का। हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके हमारे पास क्या होते हैं, सोशल मार्केटिंग के पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, उसे और इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग जो आपको बता रही थी, ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं इसको हम। और इसमें हम वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो मैं आपको बता रही थी, इंस्टाग्राम चैनल्स के थ्रू। इसके अंदर टाइप्स क्या होता है हमारे पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक,
सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जैसे कि जो यूट्यूबर हो गए या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो गया उससे मार्केटिंग कराए, उससे हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराएं। फिर है ईमेल मार्केटिंग। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है सब्जेक्ट, और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं या आप नोट्स से गो थ्रू करिए, आपको सब समझ में आएगा, एक बार आपको रीड करना है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीटली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको नोट्स अच्छे लगे तो भी आप बताइएगा, ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियोज़ ला सकूँ। सो ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।